समाज में अगर कोई औरत वेश्या है, तो उसे बड़ी ही कुदृष्टि की निगाह से देखा जाता है और हर कोई ये कहता फिरता है कि ये बड़ी ही गंदी औरत है और बड़े ही गंदगी वाली जगह पे रहती है। लेकिन ये कोई नहीं जान पाता कि वो औरत उस गंदगी वाली जगह पर पहुंची कैसे? इसके पीछे की कहानी क्या है? ज्यादातर लोग बोलेंगे कि हाँ, पैसे के लिए पहुंची है, पैसे के लिए गई है। तो ये बात बहुत हद तक सच है, लेकिन पैसे के लिए क्यों गई है, ये कोई नहीं समझ पाता। क्या वजह थी? कुछ ऐसी कहानियां हैं जो वेश्याघरों से निकल कर आती हैं, जो कुछ औरतों की ऐसी कहानी है जिनको सुनने के बाद आंख से आंसू निकल आते हैं। समझ में आता है कि एक जीवन हम जी रहे हैं और एक जीवन वो जी रही है। चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी आप थोड़ा-सा वक़्त निकाल कर सुनिएगा, बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में आएँगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जेआरडी। ये कहानी है दिल्ली के जेवी रोड की। वहाँ पर एक औरत जो वेश्या का काम करती थी, जिनका नाम है प्रेमलता। इनकी आज हम कहानी बताएँगे। इनकी जब उम्र लगभग 12 साल थी, उस वक़्त की बात है। ये अपने गाँव में अपने माता-पिता के साथ रहती थी और घर में सबसे छोटी थी। छोटी होने के बाद जो इनकी माँ थी वो इनसे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी, जैसे चूल्हा-चौखट वगैरह ये नहीं। काम के नाम पे इनसे पूरे घर की साफ-सफाई, झाड़ू, बर्तन ये चीज़ें कराए जाते थे। अब जब इनकी उम्र 12 साल थी, तभी इनके माँ-बाप ने इनकी शादी कर दी, जो कि एक बाल विवाह है, जो कि अब प्रतिबंधित है पूरी तरह से, लेकिन उस वक़्त इनका एक बाल विवाह हो चुका था। अब प्रेमलता के जो पति था, वो लगभग 15 साल बड़ा था प्रेमलता से। 15 साल बड़ा यानी कि एक बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। 12 के अगर 15 को आप देखेंगे, तो लगभग 26, 27, 28 साल का इंसान। फिर जब ये अपने ससुराल पहुँचती हैं, तो कुछ दिन तक इनको कोई दिक्कत नहीं होती है और 12 साल की उम्र कैसी होती है? आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची होती है 12 साल में। लेकिन फिर भी प्रेमलता अपने ससुराल पहुँचती है। कुछ दिन तक तो चीज़ें सही चलती हैं, लेकिन इसके बाद प्रेमलता की जो सास होती है, वो ये बोलकर घर से चली जाती हैं कि मैं अब जा रही हूँ बड़ी बेटी के यहाँ, वहाँ पर मैं रहूँगी, घूमूँगी-फिरूँगी, घर में एक बहू आ चुकी है, तो खान-पान का ध्यान वही रखेगी। अब ये चीज़ प्रेमलता के गले की फांस बन गई, क्योंकि उसे खाना बनाना, चौका-चौखट करना, ये बिल्कुल भी उसकी माँ ने नहीं सिखाया था। अब वो परेशान हो चुकी थी। उसने कोशिश की बट उससे नहीं बन पा रहा था। उसने अपने पति को ये चीज़ साफ तौर पे बोली कि मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, मुझे अभी सीखना पड़ेगा तो ही मैं बना पाऊँगी। ये बात उस पति को समझनी चाहिए थी, लेकिन वो समझने के बजाय उसका उल्टा रिएक्शन देता है और प्रेमलता से मारपीट कर लेता है। उसको मारता है, पीटता है और इसके बाद बाहर जाके खाना खाना शुरू कर देता है, यानी कि होटल्स वगैरह में। अब होता कुछ यूँ है कि प्रेमलता को इस चीज़ से तकलीफ नहीं थी कि ये लोग बाहर जाके खाना खा रहे हैं। अब ये लोग मतलब प्रेमलता का पति और प्रेमलता के ससुर, यानी कि दोनों बाप-बेटे होटल में जाकर खाना खा लेते थे और वो इसलिए खाते थे ताकि इसको तकलीफ हो, ताकि इसको परेशानी हो। तो प्रेमलता को इसी बात की दिक्कत होती थी कि वो भूखी रह जाती थी। किसी तरह घर करके घर में जो भी चीज़ें उसके पास बचती थीं, वो उसी से थोड़ा बहुत अपना पेट भर लेती थी। लेकिन ये कितने दिन तक चलेगा? उसे भी पता था कि एक वक़्त के बाद उसका सब्र भी टूट जाएगा, उसका शरीर गवाही नहीं देगा। उसने अपने पति से इस बात को बोलना चाहा कई बार, तो उसका पति उसकी नहीं सुनता था और मारपीट शुरू कर देता था। अब इस चीज़ से प्रेमलता काफ़ी प्रताड़ित हो चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन प्रेमलता ने थोड़ी-सी हिम्मत दिखाई। उसने अपना बेलन उठाया और जब उसका पति उसको मारने आया, तो उसने प्रतिक्रिया में उस बेलन से अपने पति की कुटाई कर दी। उसका पति को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उससे 15 साल छोटी उसकी बीवी उसको इस तरीके से मार सकती है। वो चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलता है, पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि मेरी पत्नी ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। फिर प्रेमलता भी अपनी बात सबके सामने रखती है, कहती है कि ये भी हमें डेली मारते हैं। अब ये बात समाज में ज़्यादातर लोगों को पता थी कि प्रेमलता का पति किस व्यवहार का है और वो क्या करता है, इसलिए किसी ने उसके साथ हमदर्दी नहीं दिखाई और सब लोग अपने-अपने घर चले गए। इसके बाद प्रेमलता ने कहा कि अगर आप नहीं मानोगे तो फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी। इस पर उसके पति के ऊपर कोई असर नहीं पहुँचा।
प्रेमलता अपने घर चली गई, यानी अपने मायके पहुंच गई, और वहां पर जाकर उसने अपने पिता को और मम्मी को, माँ पिता को उसने अपनी सारी बात बताई। उसके पिता ने साफ तौर पे बोला कि देख, तुझे रहना तो वहीं पड़ेगा, अगर तू वहां नहीं रहेगी तो तू यहां नहीं रह सकती। अब वो तुझे मारे, डांटे, गरियाए या जिंदा मार डाले, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे वहीं रहना पड़ेगा। ये जुबानी एक बाप की थी, जो कि सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे कैसे। खैर, ये समाज है। अब प्रेमलता ये चीज समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो कुछ दिन तक मायके में थी। उसका पति उसको लेने आता है, बोलता है कि चल मेरे साथ, नहीं तो फिर समझ ले, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। उस वक्त प्रेमलता को यह भी नहीं पता था कि तलाक होता क्या है। फिर वो लोगों से पूछती है तो कुछ लोग आसपास के बताते हैं कि तलाक का मतलब क्या होता है। जब उसे पता चलता है तो वो राजी हो जाती है कि मैं तलाक ले लूंगी, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगी नहीं। अब इसके बावजूद भी मतलब उसका पति उसको बहुत प्रेरित करता है, बहुत जोर जबरदस्ती करता है कि तू मेरे साथ चल, बट वो नहीं जाती थी। अब प्रेमलता के गांव में एक और लड़की थी जो कि दिल्ली में रहती थी, और दिल्ली उस समय का विदेश हुआ करता था। अगर कोई इंसान दिल्ली में कमाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, रह रहा है, और जब वो अपने गांव पहुंचता था तो लोग उसे एक विदेशी की निगाह से देखते थे और बड़ी इज्जत देते थे, ये कह के कि अरे दिल्ली से आए हैं। और यही चीज थी, वो जो औरत थी, वो जो लड़की थी, वो रहती थी, जब गांव में आती थी तो हर कोई उससे मिलने जाता था, उसको देखने जाता था, क्योंकि वो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी, क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि प्रेमलता उसके पास जाती है और उसको बताती है सारी चीजें कि दीदी मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं तंग आ चुकी हूं, ना मैं अब मायके में रह सकती हूं और ना ही मैं ससुराल जाना चाहती हूं, मैं क्या करूं। उसकी दीदी, मतलब वो लड़की, वो औरत इस चीज का सजेशन देती है, सुझाव देती है कि तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल दिल्ली, वहां चल के मैं तुझे अच्छा काम दिलाऊंगी और तुझे पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर प्रेमलता को लगता है कि जीवन में एक आस मिली है, जीवन में एक उम्मीद की किरण उगी है और उसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो उस दीदी के बात पे आ जाती है और तुरंत उनके साथ वहां से रवाना हो जाती है। ट्रेन में प्रेमलता की तबीयत भी खराब हो जाती है, तो उसकी दीदी उसको, अब इसकी ये सगी दीदी नहीं है, ये गांव की दीदी है, वो उसको दवाई वगैरह भी दिलाती है। फिर उसको वो सीधे दिल्ली लेके जाती है और दिल्ली में जीबी रोड लेके जाती है, और तकरीबन एक हफ्ते तक प्रेमलता वहां पे आराम करती है। एक हफ्ते तक उसे कोई भी काम नहीं दिया जाता। एक हफ्ते बाद जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, तब उसकी दीदी उससे कहती है कि तुझे मर्दों के पास जाना है और उनसे पैसे लेके आने हैं। ये चीज सुनकर प्रेमलता को लगता है कि हाँ, होगा, कोई काम होगा, शायद मुझे जाके पैसे लेके आने होंगे। तो वो जाती है एक कमरे में, और तो वहां पर एक इंसान होता है जो उसे देखकर उसे 30 से 35 रुपए देता है पहली बार में। 30-35 रुपए पाकर प्रेमलता बहुत खुश होती है और सीधे वो पैसा लाकर वो अपनी दीदी को दे देती है। बोलती ये लो दीदी, पैसा मिल गया। इसके बाद उसकी दीदी कहती है कि तू एक काम कर, तू कमरे में जा और जिस आदमी ने तुझे पैसे दिए हैं उसके साथ रह, तो इसके बाद आगे की चीजें होंगी, तुझे उसके साथ रहना है। प्रेमलता जाती है कमरे में और फिर दरवाजा बंद हो जाता है और वो अपने मतलब उस आदमी के साथ वहां पे होती है, और उसके बाद वो आदमी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। एक लत्ते की तरह ही प्रेमलता वहां पे पड़ी होती है, और उसे तब जाके ये चीज समझ में आती है कि इस पैसे के बदले उसे क्या चीज गंवानी पड़ रही है। लेकिन अब वो इस ट्रैप में आ चुकी थी कि वो वहां से ना निकल सकती थी और ना कहीं भाग सकती थी। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने इसी चीज को अपना रोजगार समझा और सोचा कि चलो ठीक है, अब यही करना पड़ेगा, खुद की शरीर को नुचवा कर ही अगर पैसा मिले तो यही मंजूर है। अब प्रेमलता की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा ग्राहक आते थे। लेकिन उनमें से एक ऐसा ग्राहक था जो रात को तकरीबन 12 से 2 बजे के बीच में आता था, पैसे देता था, इसके बाद आकर खाना पीना खाकर सो जाता था और सुबह चला जाता था। वो आदमी कुछ करता नहीं था, सिर्फ आता था, खाता था, पीता था, सोता था और चला जाता था। और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेमलता के पास ही आता था
और किसी भी औरत के पास या लड़की के पास नहीं जाता था। वो एक तरीके से डेली कस्टमर था। अब धीरे-धीरे करके प्रेमलता को वो आदमी अच्छा लगने लगा। ये प्रक्रिया लगभग 2 से 3 साल तक चली और उस आदमी का सिर्फ यही काम ही था। फिर एक दिन वो आदमी अपने मन की बात कहता है प्रेमलता से, कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रेमलता कहती है कि नहीं, दीदी नहीं मानेंगी और दीदी को पता चल गया तो मुझे जिंदा जला दिया जाएगा। उसका पति कहता है कि ठीक है, मतलब उसका जो आदमी रहता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा। और एक दिन वो प्रेमलता के दीदी को एक्स्ट्रा पैसे ये देकर बोलता है कि मुझे प्रेमलता को बाहर घुमाने लेकर जाना है और उसकी दीदी अनुमति दे देती है। फिर वो सीधे उसको लेकर मंदिर जाता है प्रेमलता को और वहां पर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और उससे विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद फिर उसको वापस जीबी रोड लाकर छोड़ देता है। अब कुछ वक्त बीतता है, इसके बाद जो वो आदमी होता है वो बात कर लेता है प्रेमलता के दीदी से। उनसे कहता है कि हम लोगों ने शादी कर ली है और मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि आप इसे मेरे साथ भेज दें। तो जो प्रेमलता की दीदी होती है वो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम लोगों ने शादी कर ही ली है तो ठीक है, जाओ फिर। अब यहां से एक दूसरा जीवन शुरू होता है प्रेमलता का। प्रेमलता उस दलदल वाले जगह से निकलकर, उस कीचड़ वाले जगह से निकलकर अब बाहर आ चुकी थी एक दाम्पत्य जीवन में। ये लोग दिल्ली में ही किराए के मकान पे एक सुखी दाम्पत्य जीवन जीने लगते हैं और लगभग 16 साल तक इनका दाम्पत्य समय चलता है। 16 साल तक ये लोग साथ में रहते हैं, एक संतान की प्राप्ति भी होती है इनको, एक बेटी आती है इनके घर में। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन 16 साल बाद एक दिन प्रेमलता का पति उससे कहता है कि मैं कोलकाता जा रहा हूं किसी काम से, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, फोन पे बात होती रहेगी। प्रेमलता कहती है ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। फिर वो आदमी चला जाता है और वो आखिरी मुलाकात थी प्रेमलता की और उसके पति की, क्योंकि वो कोलकाता जाता है फिर कभी वापस नहीं आता। आज तक वापस नहीं आया वो। वहां जाते ही उसका फोन भी ऑफ हो जाता है। प्रेमलता अब कहाँ जाए उसको खोजने, किसके पास जाए, किससे वो करे, उसको कुछ नहीं पता था। सिर्फ वो फोन नंबर डेली मिलाया करती थी और आस में बैठी थी कि शायद उसका पति वापस आ जाएगा, लेकिन वो शख्स फिर कभी वापस नहीं आया। प्रेमलता ने 2 साल तक इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर प्रेमलता समझ चुकी थी कि अब वो भरपाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि रूम का किराया और बच्चे का खर्चा वगैरह ये सारी चीजें बढ़ती जा रही थी। तो प्रेमलता को लगा कि अब मुझे वापस से उसी दलदल में जाना पड़ेगा जहां से मैं निकली थी। प्रेमलता बेबस होकर वापस वहां जाती है और अपनी उसी दीदी से मिलती है, उनसे सारी बातें बताती है और कहती है कि मुझे दोबारा से यहाँ रख लो। उसकी दीदी उसको रख लेती है, कहती है ठीक है, आ जाओ। लेकिन तब तक जो है प्रेमलता की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। लगभग वो 42-45 साल की हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके पास ग्राहक अब बहुत कम आते थे। और इसी दौरान किस्मत ने एक बार फिर से उसका साथ दिया और एक एनजीओ उसके साथ जुड़े। उन्होंने प्रेमलता को बताया कि अगर आप हमारे एनजीओ से जुड़ती हैं तो आपको सिलाई, बुनाई ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी और एक संस्था के अंतर्गत सिखाई जाएंगी। फिर आपको एक कंपनी में ज्वाइन भी कराया जाएगा, ये सारी चीजें। प्रेमलता को लगा कि शायद जिंदगी ने एक बार फिर से मौका दिया है, अपनी बच्ची के लिए शायद इतना करना चाहिए, और वो फिर उस दलदल से भाग खड़ी होती है। फिर उस एनजीओ के संपर्क में आती है। फिर जो है सिलाई बुनाई जो भी चीजें होती हैं इसका प्रशिक्षण लेती है और लेने के बाद फिर जो है एक कंपनी खुलती है और उस कंपनी में इस वक्त ये एक सीनियर एम्प्लॉय के तहत तैनात हैं और साथ ही साथ बखूबी से ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, अच्छे पैसे कमा रही हैं, अपने बच्चे का लालन पालन भी कर रही हैं। इन्होंने भास्कर टीम के साथ अपनी ये जो जिंदगी की पूरी कहानी थी ये इन्होंने साझा की, जो कि हर किसी को बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ समझाएगा कि आप कैसे कीचड़ में रह के भी खिल सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रेमलता जी इस चीज को कहती हैं कि
उनके जीवन में इतने ज्यादा मर्दों ने उनको छू रखा है कि अब उनको किसी के भी छुअन से बहुत घृणा होती है। अगर वो ट्रेन और बस में सफर कर रही होती हैं और गलती से किसी का शरीर इनसे टच हो जाता है तो ये इनका खून खौल जाता है। ये होता है, ऐसा होना स्वाभाविक होता है। कैसी लगी आज की ये कहानी, ये आप कमेंट में बताएं। कल हम फिर से मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।